Hello everyone, welcome to this first lecture of our geography series in which we'll be covering geography from the perspective of prelims and mains. So हम start कर रहे हैं with the topic of theories of the origin of earth and the solar system. जिसमें इस लेक्चर में हम विल ट्राई टू कवर ऑल द थियरीज जो ओल्ड थियरीज भी हैं जो न्यू थियरी भी है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले व्हाई आर वी स्टडिंग दिस टॉपिक, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है क्या कि किसने कौन सी थियरी दी, या फिर ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि साइंटिफिक थिंकिंग का एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है, कैसे पुरानी थियरीज ने मॉडर्न थियरीज को इवॉल्व किया है, व्हाई वन थियरी फेल्ड एंड अनदर सक्सीडेड, और ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स का एक लिंक हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, एक अब एक चीज़ और है कि हर थियरी ने कुछ गलत ज़रूर बताया है, प्रॉब्लम्स निकली हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो आज भी हमारे लिए रेलेवेंट है, जैसे कांत की थियरी में ग्रेविटेशनल कोलैप्स, और उसके बाद में भी काफ़ी सा एक्रेशन वगैरह काफ़ी सारी थियरीज़ में हाँ ठीक है, कुछ गलती हुई हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी हमें मिले हैं, इसी वजह से हम इनको पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे हाउ डिड द अर्थ, द सन, द सोलर सिस्टम ओरिजिनेट। ठीक है, अब इनको थियरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी ने जाके नहीं देखा, किसी ने सामने से नहीं देखा, बस डिफरेंट हाइपोथेसिस हैं, लॉजिक का यूज़ किया गया है, ऑब्जर्वेशन का, फिजिक्स लॉज वगैरह का यूज़ करके कुछ थियरीज जो हैं वो हमें प्रपोज कर दी गई हैं बस। सो बैकग्राउंड स्टोरी हम देखते हैं, व्हाट इज़ द बैकग्राउंड स्टोरी। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि आज से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ भी नहीं था, मून भी नहीं था, प्लैनेट्स भी नहीं थे, सोलर सिस्टम भी नहीं था, सिर्फ स्पेस था, गैसेस थी, डस्ट थी और फिजिक्स के बेसिक लॉज थे। अब क्वेश्चन है कि ये सब मिलकर अर्थ कैसे बना? इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए साइंटिस्ट ने अलग-अलग थ्योरीज प्रपोज की हैं, नॉट जस्ट अर्थ बट सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स एवरीथिंग। ठीक है। तो अब हम इन थ्योरीज़ को 2 तरीके से पढ़ते हैं। द वन इज़ द ओल्ड थ्योरीज़ एंड द अदर इज़ द न्यू थ्योरी। ठीक है, ओल्ड में हम कांत की गैसियस हाइपोथेसिस देखते हैं, फिर नेबुलर हाइपोथेसिस देखते हैं लैपलेस की, जो कि उसी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कांत की थ्योरी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस देखते हैं बाय चैम्बरलेन एंड मोल्टन। टाइडल हाइपोथेसिस देखते हैं बाय जीन्स एंड जाफरी। रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस देखते हैं, हॉयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस देखते हैं और स्किमिट्स का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस देखते हैं। नी न्यू थियरीज़ में हम बिग बैंग थियरी देखते हैं, जो कि आपने अगर ज्योग्राफी कभी नहीं भी पढ़ी होगी तो समव्हाट कहीं न कहीं आपने सुना ज़रूर होगा, बिग बैंग थियरी। ओके, तो सबसे पहले विल कम टू कांत की गैसियस हाइपोथेसिस, विल कम टू दिस। ठीक है, तो इन्होंने 1755 में कांत ने एक गैसियस हाइपोथेसिस दी। ठीक है, अभी 18th सेंचुरी में लोग मानते थे कि जो प्लैनेट्स और जो स्टार्स हैं वो गॉड ने बनाए हैं, भगवान जी ने बनाए हैं। कांत ने पहली बार कहा कि नेचर से भी सोलर सिस्टम क्रिएट हो सकता है ना? तो उन्होंने बोला कि नेचुरली जो सोलर सिस्टम है दैट वाज़ क्रिएटेड, एंड ये उस टाइम का एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, इट वाज़ अ रिवॉल्यूशनरी आइडिया। क्योंकि सब समझते थे कि भगवान ने बनाया है, गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग। मेन आइडिया क्या था इसका? मेन आइडिया हम पढ़ते हैं। लेट्स जस्ट सी फ्रॉम हियर। ओके, मेन आइडिया क्या था? इन्होंने बोला कि यूनिवर्स एक ह्यूज क्लाउड था, नॉट हॉट गैस, हॉट वो बाद में बना था, दिस आई विल जस्ट रिमूव फॉर दिस टाइम। ओके, सो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यूनिवर्स जो था वो एक एक ना पहले एक नेबुला हुआ करता था, इट वाज़ अ नेबुला। ये जो नेबुला है ये अमॉर्फस हुआ करता था, मतलब इसका कोई शेप नहीं था, इट वाज़ जस्ट इल शेप्ड, है ना? ये प्राइमोर्डियल मैटर का बना हुआ था, इट वाज़ मेड ऑफ प्राइमोर्डियल मैटर, है ना? प्राइमोर्डियल माने प्रिमिटिव मैटर का ये बना हुआ था। ये ठंडा था, सॉलिड पार्टिकल्स थे इसमें, और ये जो पार्टिकल्स थे वो मोशनलेस थे, ठीक है? इनिशियली ये जो पार्टिकल्स थे वो मोशनलेस थे, मोशन नहीं कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि कोलिशन स्टार्ट हुआ, जो बिगर पार्टिकल्स हैं, बिगर पार्टिकल्स ने स्मॉलर पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू किया और वो कोलाइड होना शुरू हो गए, ठीक है? कोलाइड होना शुरू हुए तो हीट प्रोड्यूस हुई तो जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए।
गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, है ना? और गैस जो है वो एक्सपैंड करती है, हीट जो है वो एक्सपैंड करती है, तो ये एक्सपेंशन होने लगा, ठीक है? एक्सपेंशन होता है तो जो कोलिजन का रेट है इसमें इन्होंने बताया कि कोलिजन का रेट इंक्रीज़ होता गया मतलब उसके एक्सपेंशन के साथ-साथ में कोलिजन का रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? इन्होंने एक और चीज़ बोली, इन्होंने कहा कि जैसे एक बॉडी है, उसमें अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फ़ोर्स लगता है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स लगता है ना? तो ये जो नेबुला था, इसमें सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा था, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स जो है वो ज़्यादा था। तो ऐसे ही वो एक्सपैंड हो के 9 रिंग्स बने और 9 रिंग्स से जो है वो 9 प्लैनेट्स बन गए और जो कोर में मास बच गया, जो कोर में मास बच गया, उससे सन बन गया। इन्होंने ये बोला, है ना? ये चीज़ इन्होंने बोली। तो एक बार वापस रिपीट करूँगी एक पहले नेबुला हुआ करता था जो कि कोल्ड था, सॉलिड पार्टिकल्स का बना हुआ था, मोशनलेस पार्टिकल्स उसमें थे। फिर ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्ट होना शुरू हुए, कोलिजन होना शुरू हुआ, हीट प्रोड्यूस हुई, तो एक्सपैंड हुए, कोलिजन रेट और इंक्रीज़ हो गया और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो गई। उन्होंने बोला कि जो रोटेशन की वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई। और उससे 9 रिंग्स सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स सेंट्रीपिटल फ़ोर्स से फ़ास्ट था, तो जो है वो 9 रिंग्स बनी और 9 रिंग्स बनने की वजह से क्या है 9 प्लैनेट्स बन गए और जो सेंटर में जो बच गया मास उससे हमारा बना सन। ये कांत ने बोला, ठीक है? अब क्या-क्या आर्गुमेंट्स हैं जो कांत की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं? ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कोलैप्स का जो इन्होंने बोला था ग्रेविटी एक्सिस्ट एवरीवेयर, है ना? हर चीज़ यूनिवर्स में किसी और चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। फिर रोटेशन जो है वो नेचुरली कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? ये काफ़ी स्टार्स में हमको देखने को मिला है। और यंग स्टार्स में देखा गया है कि दे आर सराउंडेड बाय गैस क्लाउड्स ये भी ठीक है, ये भी कांत का जो है आर्गुमेंट को सपोर्ट करे। अब ना देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज़्म जो कांत की थ्योरी से एसोसिएटेड है। मतलब कांत एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये प्राइमोर्डियल जो मैटर था, ये जो प्रिमिटिव मैटर था, ये कहाँ से बना? ये कहाँ से आया? कैसे बना? इन्होंने बोला ठीक है गॉड ने क्रिएट नहीं किया बट कैसे बना? ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये बता नहीं पाए कि ये मोशनलेस पार्टिकल्स कैसे मोशन में शुरू हो गए। मतलब ठीक है ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही थी जो भी है, पर पहले क्यों नहीं थी? वो सब एक्सप्लेन आप नहीं कर पाए। फिर कोलिजन हुआ तो सर्कुलेशन कैसे होने लगा? मतलब कोलिजन से रोटेशन का क्या मतलब वो ये समझा नहीं पाए उस टाइम पे। ठीक है? और प्लैनेट्स एक्चुअली कैसे फ़ॉर्म हुए ये भी इन्होंने नहीं बताया। एक और था कि जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फ़ॉर्मूला होता है L इज़ इक्वल्स टू mvr व्हिच आई हैव रिटन हियर L इज़ इक्वल्स टू mvr तो इसमें अगर L को कांस्टेंट हम लें तो m L को अगर हम कांस्टेंट लें तो V इज़ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आता है व्हेन विल सॉल्व दिस अगर आपको बेसिक थोड़ी-सी मैथ्स आती है तो V जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। अभी इसमें क्या बताया है कि अगर जब रेडियस उन्होंने बोला कि ये एक्सपैंड करना शुरू करता है मतलब जब थोड़ा हॉट होता है तो ये एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन भी हो रहा है उसके साथ-साथ में वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब इस लॉ के हिसाब से बोला जाता है कि अगर रेडियस कम हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, अगर रेडियस ज़्यादा हो रहा है तो वेलोसिटी कम होती है। तो ये तो जो कांत बोल रहे थे कि एक्सपैंड भी हो रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है, ये उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये भी थोड़ा वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया व्हाई डिड इट हैपेंड। ओके, तो ये एक क्रिटिसिज़्म इनका हो गया और और कोई एविडेंस उस टाइम पे कांत के इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, ठीक है। अभी व्हाई इज़ इट रेलेवेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो एक तो वो कि कुछ आर्गुमेंट से सपोर्ट करें, दूसरा ये कि इट वाज़ फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द सोलर सिस्टम एविडेंस, सो इट वाज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से हम इसको बहुत ज़रूरी मानते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आता है लैपलास का नेबुलर हाइपोथेसिस व्हिच केम इन 1796 कांत वाला 1755 में आया था एंड ये कांत वाली थ्योरी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन हम उसको बोल सकते हैं कि उसके क्रिटिसिज्म को थोड़ा-सा आंसर करने के लिए लैपलास जो है वो ये नेबुलर हाइपोथेसिस वाली थ्योरी लेके आए हैं, ठीक है। अभी कांत वाले में हमने देखा था कि उन्होंने बोला था कि कोल्ड नेबुला है और वो स्टैटिक है मतलब मोशनलेस है। मतलब वो जो प्राइमोर्डियल मैटर है वो मोशनलेस है, बाद में नेबुला बनता है, हॉट गैस का क्लाउड होता है, ठीक है। तो इसमें लैपलास ने बोला कि
जो नेबुला है वो ऑलरेडी हॉट है, मतलब कोल्ड से हॉट नहीं बना, इट वाज़ ऑलरेडी हॉट इन्होंने बोला। फिर इन्होंने बोला कि वो ऑलरेडी जो है वो रोटेटिंग मोशन में ही है, मतलब जो पहले कांत का क्रिटिसिज़्म था कि वो स्टैटिक से मतलब कोलिजन से रोटेशन कैसे होने लगा, तो इन्होंने बोला कि ऑलरेडी वो रोटेट कर रहा है और इन्होंने बोला कि ऑलरेडी वो एक हॉट गैसियस नेबुला है, ठीक है? फिर उन्होंने बोला कि जैसे-जैसे वो नेबुला है वो कूल डाउन करना शुरू करता है क्योंकि हीट लॉस उसमें होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करता है माने उसकी जो साइज़ है वो कम होता है क्योंकि वो हॉट टू कूल हो रहा है। फिर बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रोटेशन जो है वो और फ़ास्ट हो जाती है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है उन्होंने बोला, है ना? और सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वज़ह से, अभी जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे आप कभी ना एक वो लें, तार लें या कोई धागा-वागा, रस्सी लें, उसके एक एंड पे कुछ बाँध दें और उसको घुमाने की कोशिश करें, तो वो बाहर की साइड थोड़ा फ़ोर्स लगती है, आप अगर घुमाएँगे, तो बाहर की साइड फ़ोर्स लगेगी। इस बाहर की साइड फ़ोर्स जो लगती है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स। और जो अंदर की साइड फ़ोर्स लगती है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फ़ोर्स, ये हमने पिछली बारी भी अभी थोड़ा-सा पहले देखा था। ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वजह से जो गैसेज़ वग़ैरह हैं वो बाहर की साइड थोड़ा मूव करती हैं, है ना? और इन्हीं से जो है वो प्लैनेट्स हमारे बनते हैं। रि इस सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स की वजह से डिफरेंट रिंग्स बनती हैं और गैसेज़ सेपरेट हो जाती हैं और ईच रिंग जो है वो कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होने के बाद में प्लैनेट्स को फ़ॉर्म करती है। और जो सेंटर में जो बच जाता है, जो मास बच जाता है उससे हमारा बनता है सन, उससे हमारा बनता है सन। तो ये थियरी इन्होंने दी। जैसे यहाँ ये एक एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल हम देख सकते हैं पिज़्ज़ा के डो का, जिसमें एक पिज़्ज़ा डो को ऐसे घुमाया जाता है, तो बाहर की साइड थोड़ा ज़्यादा वो फ़ोर्स लगता है और वो स्ट्रिंग वाले से भी आप समझ सकते हैं, है ना? और वो बाहर की साइड थोड़ा इट स्पिन्स फास्टर। सो वैसे ही जो डिफरेंट रिंग्स हैं वो बनी और वहाँ से हमारा जो डिफरेंट प्लैनेट्स हैं वो बने। ठीक है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? इट एक्सप्लेन्स व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन नियरली द सेम प्लेन डायरेक्शन एंड ये ग्रेविटी और रोटेशनल फिज़िक्स को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इनके क्रिटिसिज़्म क्या हैं? इनके भी कुछ क्रिटिसिज़्म हैं। ये सबसे पहले तो हॉट नेबुला कहाँ से, इन्होंने बोला ना कि हॉट नेबुला ऑलरेडी एक्ज़िस्ट कर रहा था, तो हॉट नेबुला कहाँ से आया? फिर उसके बाद में रोटेशन का कॉज़ क्या था? इन्होंने बोला कि ऑलरेडी रोटेट कर रहा था, तो ऑलरेडी रोटेट कैसे कर रहा था? कुछ तो वजह होगी, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और व्हाई ओनली 9 प्लैनेट्स, सिर्फ़ 9 प्लैनेट्स ही कैसे बने और क्यों नहीं बने? है ना? और ये नहीं बता पाए ये क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम का। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम का कि जिसके पास जितना मास ज़्यादा होता है, उसका उतना ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम होता है। अब सन जो है उसके पास 99.8% मास है, लेकिन फिर भी वो उतना तेज़ मूव नहीं कर पाता जितना कि बाकी प्लैनेट्स करते हैं। उनका तो मास भी कम है, तो ये भी थोड़ा समझ नहीं आया, है ना? तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये भी इनका एक क्रिटिसिज़्म जो है वो अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस बाय चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ओके। तो ये चैम्बरलिन एंड मोल्टन ने प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस 1900 में दिया था और इन्होंने इन साइंटिस्ट सोच रहे थे कि शायद प्लैनेट्स जो हैं वो सन के साथ नहीं बने, शायद बाद में बने हैं, है ना? तो मेन आइडिया क्या था, इसका मेन आइडिया क्या था ये बताते हैं, इधर से हम देखते हैं कि एक जो है प्रोटो सन था, प्रोटो माने सन का इनिशियल फ़ेज़ था, अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था। ठीक है? तो उसके साइड में से एक इंट्रूडिंग स्टार गुज़रा, एक इंट्रूडिंग स्टार गुज़रा और वो जैसे-जैसे मूवमेंट करता है तो सन के अंदर से कुछ मटेरियल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है क्योंकि इस प्लैनेट इंट्रूडिंग स्टार की भी अपनी एक ग्रेविटी है। इंट्रूडिंग स्टार कोई साइड में से पास करता हुआ स्टार है, ठीक है? तो ये ऐसे जो है मटेरियल जो है वो इजेक्ट कर लेता है। नाउ ये जो मटेरियल है ये अनकाउंटेबल पार्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है? ये साइड में भी यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये अनकाउंटेबल पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अब इनमें क्या होता है एक्रीशन होता है, वही कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्रीशन। ये हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों में देखेंगे। तो लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स को अपने पास में अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड ओवर द टाइम जो है ये एक्रीशन की वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, ये बताया,
ठीक है? ये बताया प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस में चैम्बरलिन और मोल्टन ने। बस यही है इसमें और कुछ नहीं है। अब इसका देखते हैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट क्या है। एक्रेशन वाली चीज़ ठीक है, होती है, स्टिल रेलेवेंट, ओके। Planets formation through collision is observed in stimulation. ओके, ये भी ठीक है। क्रिटिसिज्म देखते हैं, इनका मेजर क्रिटिसिज्म क्या है। तो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इज कि जो इंट्रूडिंग स्टार है वो सन के पास में कैसे आया, क्या रीज़न था, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। सिर्फ 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है? उसके बाद में एक ये मटेरियल जो है उसको जब कंडेंस किया था, तो वो मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया था, तो वो कंडेंस कैसे हुआ? वो स्पेस में डिस्पर्स भी हो सकता था, ज़्यादा चांसेस थे कि डिस्पर्स हो जाता। तो व्हाई हाउ डिड इट कंडेंस्ड? ठीक है। अब ऐसे एनकाउंटर जो हमने देखा कि एक इंट्रूडिंग स्टार आया और साइड से मटेरियल इजेक्ट करके निकल गया। ऐसे एनकाउंटर स्पेस में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। ये एक्सट्रीमली रेयर हैं, तो ये भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ठीक है? अब वही एंगुलर मोमेंटम वाली दिक्कत जो इससे पहले भी हमको देखने को मिली थी, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि सन के पास तो मास ज़्यादा है, फिर उसका एंगुलर मोमेंटम कम क्यों है? इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा टाइडल हाइपोथेसिस बाय जीन एंड जेफरी। ठीक है? टाइडल हाइपोथेसिस बाय जीन एंड जेफरी। ये प्लैनेटेसिमल थ्योरी का एक मॉडिफाइड वर्ज़न हमको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि वही जैसे ग्रेविटी से मटेरियल निकलता है, तो इन्होंने क्या बोला कि एक मैसिव स्टार है, इंट्रूडिंग स्टार है, वो सन के आसपास से निकलता है और ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइडल फोर्स जो है वो निकलती है, जनरेट होती है ना? इसी टाइडल फोर्स की वजह से सोलर मैटर है, वो सन से एक्सट्रैक्ट हो जाता है ना? और लेटर ये जो है वो प्लैनेट्स बना देते हैं। ये इन्होंने बोला कि ऐसे फिलामेंट्स जो है सिगार शेप्ड में एक्सट्रैक्ट होते हैं और इनसे बन जाता है और वो क्या है फिलामेंट जो कूल डाउन होते हैं उनसे प्लैनेट्स बन जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? सन के अराउंड ये प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? तो इसका ये होता है कि बिकॉज़ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है सन का और इवेंचुअली वो जो है वो सन की ही सैटेलाइट बन जा रहे हैं। रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल में हम मून के टाइड्स के बारे में काफ़ी देखते हैं कि मून जो है मून की ग्रेविटेशनल पुल और सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ में टाइड्स अकर होते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद में जो ट्राई हाइब्रिड मॉडिफिकेशन है ये जेफरी ने दिया। इन्होंने थोड़ा-सा चेंज किया है इस उसमें। इन्होंने कहा कि एक प्रोटोसन है और दूसरा एक कंपेनियन स्टार है और एक इंट्रूडिंग स्टार आ रहा है। मतलब प्रोटोसन के साथ कंपेनियन स्टार तो है, एक इंट्रूडिंग स्टार और अलग से आ रहा है। तो क्या होता है, इन्होंने बोला कि ये जो इंट्रूडिंग स्टार है ये कोलाइड कर लेता है मतलब कोलिजन होता है इसका कंपेनियन स्टार के साथ में। तो इस कोलिजन की वजह से जो है वो डेब्रिस निकलती है इसमें से, कंपेनियन स्टार में से डेब्रिस निकलती है। और ये डेब्रिस जो है फिर एक्रीशन होता है। एक्रीशन क्या होता है कि अट्रैक्शन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द लार्जर पार्टिकल्स, ग्रेविटेशनल पुल रहता है। तो एक्रीशन की वजह से जो है वो प्लैनेट्स बन जाते हैं और ये प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाते हैं, प्रोटोसन के अराउंड रिवॉल्व करने लग जाते हैं। ये जेफरी ने बताया एंड इट इज़ ट्राई हाइब्रिड मॉडिफिकेशन। ठीक है। अभी इसके क्रिटिसिज़्म क्या-क्या अपन को देखने को मिलते हैं, व्हाट आर द क्रिटिसिज़्म? पहला तो ये कि कंपेनियन स्टार और इंट्रूडिंग स्टार गए कहाँ? उनका कोई रीज़न नहीं पता चल रहा। अगर ठीक है कंपेनियन स्टार में से डेब्रिस निकला तो उसका रिमेनिंग पार्ट कहाँ है ना? और अगर जो मटेरियल है वो कंपेनियन स्टार में से निकला तो वो प्रोटोसन के अराउंड क्यों घूम रहा है? कंपेनियन स्टार के अराउंड क्यों नहीं घूम रहे हैं प्लैनेट्स? ये नहीं समझा पाए। और ऐसे स्टेलर एनकाउंटर्स काफ़ी रेयर हैं, मुश्किल है। और वही बात जो इससे पहले भी हमने देखी थी कि जो हॉट गैसेज़ हैं वो डिस्पर्स होती ना, वो कंडेंस कैसे हुई उसका रीज़न नहीं बता पाए। ठीक है? तो ये हमारा था टाइडल हाइपोथेसिस। ओके। फिर हम रसेल्स का जो है बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस देखते हैं। इसमें इन्होंने थोड़ा-सा और अलग बताया। इसमें इन्होंने बताया कि प्रोटोस्टार तो था, उसके साथ में कंपेनियन स्टार था और जो ये इंट्रूडिंग स्टार है ये था। लेकिन ये जो इंट्रूडिंग स्टार है ये अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था और ये हाँ, मतलब ये जो ये कंपेनियन स्टार है ये अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा था, इन्होंने बोला।
है ना? तो जब ये इंट्रूडिंग स्टार थोड़ा पास आया तो इसने कंपेनियन स्टार से जो मटेरियल है उसको इजेक्ट कर लिया इन्होंने बोला। क्यों? क्योंकि इंट्रूडिंग स्टार की जो ग्रेविटी थी वो कंपेनियन स्टार की ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है? और ये क्योंकि ऑपोज़िट डायरेक्शन में ये दोनों मूव कर रहे थे, इससे हमको जो है जो मटेरियल है इनको एंगुलर मोमेंटम मिल गया टू रोटेट। ठीक है, लेटर ये जो ये मटेरियल है ये प्लैनेट बन गया, ये इन्होंने बता दिया रसेल ने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस में। ठीक है, अब इनका क्रिटिसिज़्म क्या था कि कंपेनियन स्टार कहाँ चला गया, उसका रेमिनेंट कहाँ चला गया? अम, अ, सिर्फ़ ये जो है ये प्रोटोस्टार के अराउंड क्यों रोटेट कर रहा है, कंपेनियन स्टार के अराउंड क्यों नहीं रोटेट कर रहा? वही जो इससे पहले वाली थ्योरी में हमने देखा। इंट्रूडिंग स्टार का क्या हुआ, है ना? और व्हाई ओनली 9 प्लैनेट्स 9 क्यों बने? वो तो समझाया नहीं। और वही कि सन के ऐसे किसी कंपेनियन होने का एविडेंस हमको नहीं मिलता है ना? और जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स हैं उनको ढंग से समझा भी नहीं पाए। जैसे वीनस और यूरेनस है वो बाकी प्लैनेट से ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उसको भी नहीं समझा पाए। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम हॉयल की सुपरनोवा हाइपोथेसिस पे। अब उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, उससे पहले चंद्रशेखर लिमिट को समझते हैं। ही वाज़ एन इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट। ओके, सो जब एक जो स्टार है, उसका जो मास है, वो सन से 1.44 टाइम्स से कम होता है ना? तो वो एक रेड जायंट बनता है, रेड जायंट और फिर व्हाइट डवार्फ और फिर ब्लैक डवार्फ, है ना? जब उसका मास 1.44 टाइम्स से ज़्यादा होता है, तो वो एक रेड सुपर जायंट बनता है, जिसमें से सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। ठीक है? अब 2 प्रोसेस हमको पता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न जिसमें हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं और न्यूक्लियर फिशन जिसमें हीलियम जो टूट के 2 हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। न्यूक्लियर इंटीग्रेशन क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न का जो रेट है, यानी कि इसका हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनने का जो रेट है, वो जब तेज़ होता है फिशन से, है ना? तो उसको हम न्यूक्लियर इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये एक्सप्लोजन कब होता है? जब न्यूक्लियर इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस हो रही है, मतलब हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, हीलियम बढ़ रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है ना? तो उसमें जो है वो एक्सप्लोजन होता है और जो सन है वो जो स्टार है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है। ठीक है? तो हॉयल के इस एक्सप्लेनेशन के हिसाब से जो कंपेनियन स्टार है, ये हमारा प्रोटोस्टार होता है, ये हमारा कंपेनियन स्टार होता है। कंपेनियन स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम्स ऑफ द सन के ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है? और ये हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। न्यूक्लियर इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कंटीन्यूअसली कम हो रही है। तो फ्यूल खत्म हो गया। फ्यूल खत्म हुआ तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ और जो कोर है वो कोलैप्स कर गई उसकी, ठीक है? कोर ने कोलैप्स करके 2 चीज़ें बनाई, एक तो स्टेलर मास और दूसरा डस्ट। ये जो डस्ट है ये जो है वो इसके प्रोटोसन के अराउंड रोटेट करने लग गई, है ना? और इस एक्रीशन वगैरह जो भी है प्लैनेट जो हम इससे पहले वाली स्टोरी में भी हम देख रहे हैं, तो ये इन्होंने बताया ऑयल का सुपरनोवा हाइपोथेसिस ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इनके क्रिटिसिज़्म क्या है? ये सोलर सिस्टम का डिटेल फॉर्मेशन नहीं बता पाए, है ना? और ठीक है, चलो ये भी इसमें भी कुछ प्रॉब्लम थी। मोर सूटेबल फॉर एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल देन द कंप्लीट सोलर सिस्टम। हाँ, वो ये कि कंप्लीटली सोलर सिस्टम को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में आता है स्कीमेट्स का इंटरस्टेलर डस्ट या इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। सबसे पहले देखते हैं इंटरस्टेलर डस्ट क्या होती है? डार्क मैटर। इसको किसी ने देखा नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, बस हाइपोथेटिकली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स का 80 टू 85% कंट्रीब्यूशन डार्क मैटर से ही आता है, ठीक है? फिर गैलेक्टिक रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। जैसे मिल्की वे है गैलेक्सी, इसके अराउंड सन चक्कर लगाता है, उसी को हम गैलेक्टिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक पूरा चक्कर लगने को हम एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि इसमें ये बताते हैं श्मिट्स इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में बताते हैं कि जो सन है व्हाइल रिवॉल्विंग ये डार्क मैटर को अट्रैक्ट कर लेता है ना? और वो जो है डार्क मैटर जो है वो डस्ट और इन सब चीज़ों का बना हुआ होता है। तो वो कंटिन्यूअसली जब स्पिन करता है तो ऐसे डिस्क की तरह बन जाता है, ऐसे डिस्क की तरह और डिस्क बन स्पिन करता रहता है तो वो रिंग्स में बन जाता है ना? और रिंग्स
में बनने के बाद में ये जो है ये प्लैनेट्स बन जाते हैं, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो पास में जो प्लैनेट्स हैं, जो हेवियर हैं, वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो जाते हैं और जो दूर हैं वो थोड़े लाइटर होते हैं, गैसेस से बने हुए होते हैं, तो उनको अपन जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, ये इन्होंने बोला। ठीक है? ओके, ठीक है। ये इनके कुछ क्रिटिसिज़्म थे कि क्या सन इतना सारा जो मैटर है वो कैप्चर कर लेगा, एंगुलर मोमेंटम के डिस्ट्रीब्यूशन को ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नाउ दिस इज़ अ समरी ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस दैट वी हैव डन, ठीक है? कांट हाइपोथेसिस, लाप्लास वाली प्लैनेटेसिमल, टाइडल हाइपोथेसिस, रसेल, हॉयल, श्मिट्ज़ सबके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। यू कैन जस्ट पॉज़ द वीडियो एंड रीड इट अगेन। ओके, अब हम आते हैं हमारे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पे विच इज़ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? ये मॉडर्न थ्योरीज़ में आती है और इसको कंपैरेटिवली ज़्यादा ये बाकी हाइपोथेसिस से ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, ठीक है? तो बिग बैंग के बारे में हम देखते हैं, व्हाट इज़ इट एग्ज़ैक्टली? अ, इसमें कुछ रेड शिफ्ट और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, रेड शिफ्ट, बिग क्रंच क्या होता है, बिग फ्रीज़ क्या होता है, इन सब के बारे में भी हम एक-एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये डायग्राम आप देखिए, आपने इसमें देखा होगा, नीचे से अगर शुरू करेंगे, तो सिंगुलैरिटी लिखा हुआ है, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले तो वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ सिंगुलैरिटी? ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हुँ। सबसे पहले ये देखते हैं वैसे कि चलो इंट्रोडक्शन तो हमारा हो ही गया है। हाँ, सिंगुलैरिटी पे ही आते हैं कि सिंगुलैरिटी क्या होती है। सिंगुलैरिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, टेम्परेचर अनइमेजिनेबल टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर और वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो रहती है। समझते हैं इसको? कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरे यूनिवर्स की सारी एनर्जी एनर्जी जो है वो एक टाइनी पॉइंट में कंप्रेस हो गई है। इमेजिन इसको ऐसे करते हैं कि अगर पूरी अर्थ को कंप्रेस करके एक मस्टर्ड सीड जितना बना दिया जाए और उसके भी बिलियन टाइम्स उसको छोटा कर दिया जाए, है ना? दैट इज सिंगुलैरिटी। वॉल्यूम ऑलमोस्ट ज़ीरो, टेम्परेचर एक्सट्रीम टेम्परेचर, डेंसिटी एक्सट्रीम डेंसिटी, ठीक है? तो अब क्या होता है बिग बैंग में? बिग बैंग में क्या होता है कि ऐसे बूम नहीं हुआ एकदम से, ठीक है? कि एक्सप्लोड हो गया, नहीं। एक्सप्लोजन किसी एग्जिस्टिंग स्पेस के अंदर होता है। बिग बैंग में तो स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना? एक्चुअली हुआ ये कि स्पेस खुद एक्सपैंड होना शुरू हो गया, यानी स्पेस बन भी रहा था और एक्सपैंड भी हो गया था, है ना? इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि बिग बैंग वाज़ एन एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, नॉट एन एक्सप्लोजन इन स्पेस। स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ क्योंकि स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करता था उस टाइम पे। स्पेस बना ही बिग बैंग से है, तो ये स्पेस का एक्सपेंशन है, एक्सप्लोजन नहीं है, ठीक है? अभी मान लो ऐसे ऐसे समझते हैं इसको, ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेज़िन का ब्रेड है ना? तो ब्रेड का जो डो है वो एक्सपैंड कर रहा है, तो सब रेज़िन एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब ये रेज़िन है, इनको आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स है या सन है, जो भी है। ये रेज़िन्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो क्या रेज़िन खुद भाग रहा है? नहीं, ब्रेड एक्सपैंड हो रही है, दैट ब्रेड इज़ स्पेस। एग्ज़ैक्टली वैसे ही गैलेक्सीज़ भी स्पेस में स्पेस के एक्सपेंड होने की वज़ह से एक दूसरे से दूर जा रही हैं, खुद मूवमेंट नहीं कर रही हैं, ठीक है? ओके, सो दिस वाज़ आवर बिग बैंग। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग दैट एक्सिस्ट, जो भी एक्सिस्ट करता है दैट इज़ यूनिवर्स। जैसे स्पेस, टाइम, मैटर, एनर्जी, गैलेक्सी, स्टार्स, प्लैनेट, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एवरीथिंग इज़ स्पेस, है ना? और एवरीथिंग इज़ यूनिवर्स। यूनिवर्स कब बना? 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसे बोला जाता है कि बिग बैंग में 13.8 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ। एक्सप्लोड नहीं, एक्सपैंड होना शुरू हुआ, ठीक है? इसी मोमेंट से इसी मोमेंट से जो है वो हमारा टाइम शुरू हुआ, टाइम स्टार्ट हुआ, स्पेस स्टार्ट हुआ, है ना? एनर्जी अपीयर हुई, एनर्जी से मैटर बाद में बना, ठीक है? उसके बाद में कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हिच इज़ दिस इन्फ्लेशन। ये कॉस्मिक इन्फ्लेशन क्या होता है? विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब बिग बैंग के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो गया ये। यूनिवर्स ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम
सिर्फ़ कुछ सेकंड में एक्सपैंड हो गया। ट्रिलियंस ऑफ टाइम कुछ सेकंड में एक्सपैंड हो गया। इमेजिन एक फुटबॉल को 1 सेकंड में अर्थ जितना बड़ा कर दिया जाए, मतलब एक फुटबॉल को अर्थ जितना बड़ा कर दो, इसी स्पीड से एक्सपेंशन हुआ, है ना? अब ये इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर इन्फ्लेशन नहीं होता, ये इन्फ्लेशन नहीं होता, तो जो यूनिवर्स है वो यूनिफ़ॉर्म नहीं हो पाता और आज गैलेक्सीज़ रैंडम होती। लेकिन हम देखते हैं कि यूनिवर्स लार्ज स्केल पर ऑलमोस्ट यूनिफ़ॉर्म देखने को मिलता है और ये इन्फ्लेशन जो है वो एक्सप्लेन करता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि उस टाइम पे टेम्परेचर थोड़ा कम था। मतलब इनिशियली जो टेम्परेचर है वो 10 रेज़ टू द पावर 32 केल्विन इतना अराउंड था। इनिशियली जब सिंगुलैरिटी होती है तो बहुत गरम था। लेकिन और उस टाइम इतने गरम टेम्परेचर में एटम्स जो है वो एक्ज़िस्ट नहीं कर सकते, है ना? तो मैटर जो है वो सिर्फ़ एनर्जी की फ़ॉर्म में उस टाइम था। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर धीरे-धीरे डिक्रीज़ होने लगा और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो आइंस्टीन की जो फ़ेमस इक्वेशन है जिसको हम लिखते हैं E इज़ इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना? कि एनर्जी से पार्टिकल बने, है ना? एनर्जी से पार्टिकल बने जैसे जैसे क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज़, है ना? ये यूनिवर्स के लेगो ब्लॉक्स हैं, ठीक है? अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे बनते हैं? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क्स कंबाइन होके बनाते हैं, है ना? और ये फ्यूचर एटम्स का बिल्डिंग मटेरियल हम इनको देख सकते हैं, ठीक है? बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली 3 मिनट के अंदर हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है, हीलियम न्यूक्लियाई है, लिथियम का थोड़ा अमाउंट ये बन गया। अभी एटम्स नहीं बने हैं, सिर्फ़ न्यूक्लियाई बने हैं। एटम्स नहीं बने हैं, सिर्फ़ न्यूक्लियाई बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम, ठीक है? उसके बाद में हेवी एलिमेंट्स आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम ये सब कहाँ से आया? आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कैल्शियम ये सब कहाँ से आया? है ना? आंसर स्टार्स के अंदर से, ये बाद में बने। है ना? क्या होता है कि 3,80,000 ईयर्स के बाद में टेम्परेचर इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के साथ अटैच हो गए। अब एटम्स बन गए। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ में अटैच हो गए तो एटम्स बन कंबाइंड विद द न्यूक्लियर इट फॉर्म्ड एटम्स। हाइड्रोजन का एटम बना, हीलियम का एटम बना, है ना? यूनिवर्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट कैसे? पहले क्या था? इससे पहले यूनिवर्स ओपेक कैसे था? क्यों था? तो इससे पहले जो है वो एक डेंस फॉग हुआ करती थी और डेंस फॉग से जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती थी, है ना? एग्ज़ैक्टली वैसे ही जैसे अ, यूनिवर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत थे और वो लाइट को कंटीन्यूअसली स्कैटर कर रहे थे, है ना? जैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम में बाइंड हुए तो लाइट जो है वो फ्री हो गई और इसी लाइट को आज हम CMBR व्हिच इज़ कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये हम देखते हैं। तो ये उस टाइम की लाइट है जो फ्री हुई थी, ठीक है? ओके। ये हम डार्क एजेस क्या होते हैं? डार्क एज वो एज थी जब कोई स्टार नहीं था। हम CMBR के बारे में पढ़ेंगे। डार्क एज देखते हैं क्या होता है? जब कोई भी स्टार नहीं था, सिर्फ़ हाइड्रोजन गैस थी, उस एज को हम डार्क एज बोलते हैं। और फर्स्ट स्टार कौन था? जो सबसे पहले स्टार बना उसको फर्स्ट स्टार बोलते हैं, वेरी नॉर्मल, ठीक है? और फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज़ ठीक है, हमने देख लिया। गैलेक्सीज़ बनती है ग्रेजुअली जैसे मिल्की वे, एंड्रोमेडा हो गया। फिर उसके बाद में सोलर सिस्टम बनता है। ये बिग बैंग का ही वो है कि एक्सप्लोजन हुआ फिर क्या नाम है न्यूक्लियाइज़ पहले क्वार्क्स और न्यूट्रिनोज़ ये सब बने, फिर न्यूक्लियाइज़ बने, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो सब बने, एटम बना, एटम की वजह से फिर फर्स्ट स्टार बने, गैलेक्सीज़ बनी, सोलर सिस्टम बना, है ना? तो दिस इज़ बिग बैंग थ्योरी। प्लैनेट्स बने, हमारा अर्थ बना, ठीक है? ओके। फिर हम इससे पहले हम देख लेते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन फिर हम रेडशिफ्ट देखेंगे, ठीक है? तो जो ये CMBR है इसे बिग बैंग का स्मोकिंग गन एविडेंस जो है वो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो ये वही लाइट है जो 3,80,000 ईयर्स बाद जो है वो रिलीज़ हुई थी।
एक्सपेंशन के, और ये आज भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है। ये लाइट जो है वो आज भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही है, बस एक्सपेंशन की वजह से, है ना? उसकी वेवलेंथ जो है वो स्ट्रेच हो गई है। विज़िबल लाइट से जैसे ना एक आई हैव अ डायग्राम, यस, ओके, ठीक है। दिस इज़ रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज़, एक्स-रेज़ एंड गामा रेज़। यहाँ से यहाँ तक जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। तो गामा रेज़ की वेवलेंथ बहुत छोटी है, लेकिन रेडियो वेव्स की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ठीक है? तो गामा रेज़ एंड देन एक्स रेज़ एंड देन अल्ट्रावायलेट रेज़, माइक्रो, इसको मैं एक उससे याद करती हूँ, निमोनिक से याद करती हूँ। मैंने कहीं देखा था कि इधर से शुरू करेंगे। इट्स गाड़ी, एक्स, यू, वी, इन माय रेंज। सो गाड़ी से गामा, एक्स, यूवी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव, इन माय रेंज से रेडियो। तो इसको मैं ऐसे याद करती हूँ कि गाड़ी से शुरू होता है, रेंज तक जाता है, और जैसे-जैसे गाड़ी से रेंज तक जाता है तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती रहती है, एनर्जी कम होती रहती है। तो दिस इज़ द स्पेक्ट्रम हमारा लाइट का, ठीक है? तो इसी से हम पढ़ रहे थे, हाँ, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या देखते हैं इसमें? इसमें हम देखते हैं कि पहले विज़िबल लाइट थी। फर्स्ट इट वाज़ विज़िबल लाइट, है ना? फिर वो इंफ्रारेड बनी, क्योंकि ये जो सीएमबीआर वाला जो ये रेडिएशन है, ये कंटिन्यूअसली स्पेस के साथ एक्सपैंड हो रहा है ना, इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव, ठीक है? ओके। माइक्रोवेव की हमने देखी कि वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती है ना, रेडियो से पहले माइक्रोवेव भी आते हैं, ऐसे बन गई। इसलिए बोला जाता है, इसलिए ये भी जो है वो बिग बैंग को सपोर्ट कर रहा है कि ये जो रेडिएशन है ये कंटिन्यूअसली जो है एक्सपैंड कर रही है, ठीक है? ये जो 1965 में पेंजियास और विल्सन ने ये कॉस्मिक माइक्रोवेव रेडिएशन वाला जो है ये एविडेंस दिया था, ये टेस्ट किया था। ये एक एंटीना टेस्ट कर रहे थे बेसिकली। तो हर डायरेक्शन से नॉइज़ आ रही थी, तो इन्होंने सोचा कि शायद मशीन खराब है या कभी बर्ड्स का प्रॉब्लम हो गया। सब कुछ क्लीन करने के बाद में भी नॉइज़ जो है वो आ रही थी। तो बाद में इन्होंने रियलाइज़ किया कि ये बिग बैंग की बची हुई रेडिएशन है, और इस डिस्कवरी के लिए, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के लिए, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है? ओके। फिर रेड शिफ्ट वाला भी सेम है। रेड शिफ्ट वाला क्या है कि अभी रेड लाइट जो होती है, इसमें भी विज़िबल लाइट में जो रेड लाइट होती है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। इसको हम विबग्योर से पढ़ते हैं। आपने ज़रूर अपने स्कूल में पढ़ा होगा, उसके बाद भी पढ़ा होगा, विबग्योर। तो जैसे-जैसे वी से हम आर की तरफ जाते हैं, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम वायलेट कलर की होती है। इट इज़ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए ट्रैफिक लाइट्स पे हमको रेड कलर देखने को मिलता है ना? ताकि वो दूर से विज़िबल हो जाए। ओके। हाँ, तो जब गैलेक्सी मूव करती है ना? व्हेन गैलेक्सी मूव्स अवे फ्रॉम अस, जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, तो शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ में शिफ्ट होती है, ब्लू से रेड में शिफ्ट होती है। अब ये रेड शिफ्ट ऑब्ज़र्व करते हैं साइंटिस्ट, इसी वजह से इसको रेड शिफ्ट बोला जाता है ना? क्योंकि गैलेक्सी कंटीन्यूअसली जो है वो एक्सपैंड कर रही है। ओके। एक हबल का लॉ है, एडविन हबल जो है उन्होंने डिस्कवर किया कि फार्दर गैलेक्सीज़ मूव अवे फास्टर। गैलेक्सीज़ जितना दूर हमसे जाती हैं और तेज़ दूर जाती हैं, मतलब जितना उनका डिस्टेंस बढ़ता है उतना उनकी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है ना? तो ये इन्होंने इस फ़ॉर्मूला से बताया था। एनीवे हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि फार्दर गैलेक्सीज़ मूव अवे फार्दर, ठीक है? डॉपलर इफ़ेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफ़ेक्ट यही होता है कि जैसे एक एम्बुलेंस आपके पास आ रही है, उसका सायरन बज रहा है, तो आपको तेज़ लगेगा, अगर दूर से वो हो रहा है, तो थोड़ी डल आवाज़ आती है। तो वैसे ही जैसे-जैसे इट मूव्स अवे, रेड कलर की तरफ शिफ्ट होता है, जैसे-जैसे इट मूव्स क्लोज़र, ब्लू शिफ्ट, व्हिच इज़ ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट होता है, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है और रेड कलर का जो वेवलेंथ है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी देख लिया, ये वो आफ्टर ग्लो है जो 3,80,000 ईयर्स पहले जो लाइट फ्री हुई थी, वो अभी भी ट्रैवल कर रही है, इट्स दैट ओनली, ठीक है।
टेम्परेचर के बारे में देखते हैं तो सिर्फ 2.725 केल्विन मतलब ऑलमोस्ट -270 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो हमको देखने को मिलता है, यानी यूनिवर्स जो है वो कंटिन्यूअसली ठंडा हो रहा है ना? इट इज़ कंटिन्यूअसली गेटिंग कूल्ड, ठीक है। डार्क एजेस हमने देख लिया, फर्स्ट स्टार्स हमने देख लिए, हेवी एलिमेंट्स हमने देख लिए। हाँ, हेवी एलिमेंट्स के बारे में एक चीज़ बताना भूल गई कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि स्टार्स के अंदर जब फ्यूज़न होता है तो कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन ये सब बने थे। तो जब मैसिव जो स्टार है वो एक्सप्लोड होगा तो ये एलिमेंट्स स्पेस में स्प्रेड होते हैं। अब मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, जस्ट बोल रही हूँ कि जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये स्पेस में स्प्रेड हो जाते हैं और इसी एलिमेंट से जो है वो फ्यूचर प्लैनेट्स बने और हम भी इवन ह्यूमंस, एनिमल्स। इसलिए एक फेमस स्टेटमेंट है व्हिच आई फाइंड वेरी अम्यूजिंग कि वी आर लिटरली मेड अप ऑफ स्टारडस्ट। वी आर लिटरली मेड अप ऑफ स्टारडस्ट। ये आई फाइंड इट रियली अम्यूजिंग, है ना? मतलब हमारी बॉडी का कैल्शियम स्टार से आया है, आयरन स्टार से आया है, ऑक्सीजन स्टार से आया है, सो इट्स वेरी fascinating टू मी, है ना? ओके, ठीक है। ऑब्जर्व्ड यूनिवर्स कंटेन्स, हाँ। फिलहाल यूनिवर्स में हाइड्रोजन अपन को 75% देखने को मिलता है, लिथियम 24%, है ना? और सॉरी, हीलियम 24% एंड लिथियम कुछ केसेस में एग्जैक्टली व्हाट द बिग बैंग प्रिडिक्टेड, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेड है बिग बैंग हमारे लिए और बाकी थेरीज से जो है इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। ओके, एक और चीज़ देखते हैं कि अभी साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का फ्यूचर जो है उसमें मौजूद मैटर और डार्क एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से कुछ-कुछ थियरीज़ हैं कि अच्छा ठीक है, यूनिवर्स में ये हो जाए तो ये हो जाएगा, ये हो जाए तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले बिग क्रंच की थियरी आती है। ये बोलते हैं कि अगर ग्रेविटी जो है वो एक्सपेंशन को हरा दे, मतलब एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली हो रहा है और ग्रेविटी भी है। उन्होंने बोला कि हर जो एलिमेंट है स्पेस में, यूनिवर्स में किसी न किसी को अट्रैक्ट करता है, उसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल है। तो इन्होंने बोला कि अगर जो ग्रेविटी है वो एक्सपेंशन को हरा दे, तो जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा, है ना? कि बोला कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड होना बंद हो जाएगा और अगर यूनिवर्स एक्सपैंड होना बंद हो गया, तो वापस से पास आएँगी गैलेक्सीज़। जैसे-जैसे दूर जा रही हैं उसकी जगह पास आएँगी और धीरे-धीरे पास आएँगी तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और फाइनली यूनिवर्स दोबारा जो है वो एक डेंस स्टेट में कोलैप्स हो जाएगा। इसी को हम बिग क्रंच बोलते हैं। इसी को हम बिग क्रंच बोलते हैं, मतलब वापस चीज़ें रिवर्स हो जाएँगी, है ना? लेकिन क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो इसलिए बिग क्रंच अब थोड़ा कम प्रोबेबल माना जाता है। फिर बिग फ्रीज़ क्या होता है? इसको हीट डेथ भी बोलते हैं। यूनिवर्स हमारा हमेशा एक्सपैंड करता रहेगा ये बोल रहे हैं और गैलेक्सी जो है वो और दूर जाती रहेंगी और स्टार्स जो है वो अपना फ्यूल ख़त्म कर देंगे और नए स्टार्स हैं वो कम बनते रहेंगे और यूनिवर्स जो है वो ठंडा होता जाएगा और अंधेरा होता जाएगा। इस सिनेरियो को हीट डेथ बोलते हैं। हीट डेथ मतलब ठंडा होता जा रहा है, अब गर्मी तो बची नहीं है और फ्रीज़ होता जा रहा है सब कुछ। तो इसको हम बिग फ्रीज़ बोलते हैं। ये भी एक थ्योरी है, जस्ट अ थ्योरी। बिग रिप भी होता है, ये भी अगेन हाइपोथेटिकल है ना? इसमें बोला जाता है कि अगर जो डार्क एनर्जी है वो फ्यूचर में ज़्यादा पावरफुल हो गई तो जो तो पहले गैलेक्सीज़ अलग हो जाएँगी, फिर सोलर सिस्टम अलग हो जाएँगे, फिर प्लैनेट्स भी अलग हो जाएँगे, स्टार्स अलग हो जाएँगे और अगर एक्सट्रीम केसेस हो जाएँ तो एटम्स भी टूट जाएँगे। तो स्पेक्युलेटिव मॉडल है, हाइपोथेटिकल, नॉट एनी एविडेंस, ठीक है? सो दिस इज़ द टाइमलाइन। 13.80 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग हुआ, फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इन्फ्लेशन, देन कुछ मिनट्स में हाइड्रोजन और हीलियम के न्यूक्लियाई बन गए and then 3,80,000 years ago atoms form हुए, CMBR which is the afterglow that was released, 100 to 200 million years ago first star form हुए, फिर billions of years में गैलेक्सीज इवॉल्व हुई, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो सोलर सिस्टम बना और प्रेजेंटली यूनिवर्स जो है इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग। ओके, सो दिस इज द फ्लो चार्ट, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर आवर बिग बैंग। यस, ठीक है। क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशंस, तो इन्होंने कॉज नहीं बताया कि बिग बैंग क्यों हुआ, व्हाट वाज द कॉज। सिंगुलैरिटी का नेचर थोड़ा, मतलब इट्स नॉट वेरी क्लियर।
डार्क मैटर और डार्क एनर्जी स्टिल दे आर नॉट फुली अंडरस्टूड, हाइपोथेटिकली उनको बोलते हैं। एंड व्हाट इफ एनीथिंग एग्जिस्टेड बिफोर, क्या सिंगुलैरिटी से भी पहले कुछ एग्जिस्ट करता था? तो इट्स एन ओपन क्वेश्चन, अभी किसी के पास कोई आंसर नहीं है। ठीक है, दीज आर द फैक्ट्स, क्विक फैक्ट्स ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। एंड आपके मेंस के लिए, एंड दैट्स दिस कोट, द यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू अस ना। Nice, very nice. Okay, so that's it for the video. This was the first video of our geography, and if you like the video, if you find it any way useful, then you can hit the like button and subscribe to my channel. And yeah, keep learning. Thank you so much.